सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दुनिया में चारों समत अंधेरा ही अंधेरा था, शाने नूर गुम था और जुल्मत का बसेरा था कि दुनियाए उफक पर दफतन सैलाबे नूर आया। जहाने कुफ्र बातिल में सदाकत का ज़हूर आया। हकीकत की खबर देने बशीरो नज़ीर आया। शहनशाही ने जिसके कदम चूमे वो फ़कीर आया। मुबारक हो ज़माने को वो ख़त्मुल मुरसलीन आया। सरापे करम बन के रहमतुल लिल आलमीन आया। मेरे तमाम सुनने वालों को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक हो। आज के दिन हम महबूब के ज़िक्र व फ़िक्र की महफ़िलें मुनक्किद करते हैं, तरोताज़ा फूलों के गुलदस्ते सजाते हैं, दुरूद व सलाम मुक़द्दस तरानों में महबूब को याद करते हैं। बेशक हमारे आंसू, हमारी आहें उनके मुबारक नाम से वालेहाना मोहब्बत करती हैं, हमारी रूह को तरोताज़ा और ज़िंदा करती हैं। मगर आज का दिन इससे कुछ आगे का तकाजा करता है। हमें महफ़िलें आबाद करते हुए अपने दिल की खबर भी लेनी चाहिए। अपने दिल के अंधेरों को दूर करने के लिए भी चिराग और रोशन करने हैं। फूलों के गुलदस्ते सजाते हुए अपने आमाल पर भी नज़र डालनी है। ये याद रखना है कि महबूब खुदा ने जो कहा उस पर अमल करके दिखाना है। कुरान ने गवाही दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत ईमान वालों पर एहसान है, जिनकी ज़ात बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुझे हुस्न अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। लेकिन बदकिस्मती से आज इश्क़ रसूल के ऐसे दावेदार भी मौजूद हैं जिनकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे महफूज नहीं। हालांकि मोहसिन इंसानियत ने बदतरीन हालात में भी हुस्न अखलाक का अमली मुजाहरा किया। मुशरिकीन की संगबारी से ज़ख्मी होने पर बद्दुआ के बजाय दुआ दी। जानी दुश्मनों और ख़ानदान के कातिलों पर काबू पाने के बाद भी दरगुजर से काम लिया, कभी किसी से ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। फिर वो इनकलाब आया कि दानाए सुबुल, ख़त्मुर रुसुल और मौलाए कुल ने अरब के कबाइल को सुपर पावर बना दिया, जिसे आज हम रियासत मदीना का नाम देते हैं। वो रियासत मदीना जिसने वक्त की 2 सुपर पावर्स को शिकस्त दी। वो मदीना जहां वो बेसरो सामानी की हालत में गए थे, लेकिन जब पहली मस्जिद बनाई तो ज़मीन की कीमत अदा करके तामीरात शुरू की। मवाख़ात के ज़रिए भाईचारे की ऐसी फ़ज़ा बनाई कि अजनबी एक दूसरे के भाई बन गए। दूसरे मज़ाहिब के लोगों से बक़ाए अमन के मुआहदे किए गए। फिर उन मुआहदों को आखिर तक निभाया गया। दिफाई जंगें भी लड़ी तो बच्चों, बूढ़ों और औरतों को अमान दी। आज हम रियासत मदीना बनाने की बातें करते हैं, लेकिन रियासत मदीना की तश्कील देने के लिए अपने दुश्मनों की अमानतों को भी वापस करना पड़ता है। ताइफ के मैदान में लहूलहान होना पड़ता है। एक तंग घाटी में 3 साल तक नज़रबंद रहना पड़ता है। उहद के मैदान में दांत शहीद कराने पड़ते हैं। सादगी और किफ़ायत शुआरी का अमली मुजाहरा करना होता है। एहतिसाब और इंसाफ की शानदार रिवायात कायम करनी पड़ती हैं। निज़ाम हुकूमत, अमानत, दयानत और सदाकत के उसूलों पर अस्तवार करना पड़ता है। आज हम जिस इंतशार का शिकार हैं, मेरी दुआ है कि जिस तरह लब मिलते हैं नाम मोहम्मद के सबब, काश कि हम सब मिल जाएं नाम मोहम्मद के सबब। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। ब्रेक के बाद होगी रियासत पाकिस्तान की। वेलकम बैक। पाकिस्तान की हालिया सियासी सूरत हाल और आइनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान का किरदार इंतहाई अहम है। अगर ये कहा जाए कि वो मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गए हैं तो ये गलत ना होगा। गुज़िश्ता 1 माह से मौलाना का घर आला सतह सियासी मुलाकातों का मरकज़ बना हुआ है। गुज़िश्ता रात बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म का अहम पैगाम लेकर मौलाना के पास गए। पीपल्स पार्टी का दावा है कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा।
अब तरामीम मुसव्विदा पीपल्स पार्टी ड्राफ्ट करेगी, ये खबरें आ रही हैं। इस दौरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी अहम सियासी मामलात और आईनी तरामीम पर इख्तलाफ राय सामने आया है। हाल ही में जिन सियासी रहनुमाओं ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, उनमें साबिक वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी शामिल थे। अब दिलचस्प बात है कि इस मुलाकात में साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी शरीक हुए थे, जिसके बाद मुख्तलिफ चैम्बगोइयाँ हुई और ये अभी भी जारी हैं। ये क्या मामला है, इस तमाम तर सूरत हाल पर और मौलाना फजलुर रहमान साहब क्या सोच रहे हैं, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन। मुझे ये बताइएगा कि मुलाकात हुई, उसमें आप भी, साबिक वज़ीर आज़म अनवार काकड़ साहब भी और बुगटी साहब वज़ीर आला बलोचिस्तान, क्या ये महज इत्तफाक है या फिर कोई मुस्तकबिल की पेशबंदी है? नहीं, कोई मुस्तकबिल की पेशबंदी नहीं है। वो अपनी मुलाकात थी उनकी। मौलाना साहब जब भी आते हैं हमारी एक आध मुलाकात हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि अमेंडमेंट हो रही है तो उनको तकलीफ़ ना दी जाए। तो अमेंडमेंट का पता चला कि रात को पास हो जाएगी, तो मैंने उनके जो अहल का उनके जो साथी हैं उनको फ़ोन किया कि कल जब मौलाना साहब फारिग हो जाएंगे तो जब भी वक्त हो मैं आ जाऊँगा मुलाकात के लिए। तो वापस पैगाम आया कि नहीं, आप अभी आ सकते तो अभी आ जाएँ। तो मैं कहा ठीक है, हम भी। टाइमिंग जी, टाइमिंग बहुत अहम है। नहीं, टाइमिंग से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई ताल्लुक तरामीम के मामले से नहीं था। अच्छा, मैं उनसे वैसे ही सियासी मामलात पर एक मुशावरत करना चाहता था। लेकिन तो आपकी तरामीम पर एक पोजीशन तो है ना आपकी पार्टी? मैंने बड़ी वाज़ेह है कि इस तरह रात के अंधेरे में बगैर मुल्क की आवाम को दिखाए तरामीम नहीं होती। तो मौलाना साहब ने जब इस रात गया जो मेला सजा था, वो जो सब माहौल बना हुआ था और उस तमाम झंडिया को बीच चौराहे फोड़ दिया, तो इस वजह से भी उनसे मुलाकात अहम हो गई आपकी? नहीं, अभी तो मामला चल रहे थे ना उस वक्त, तो अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ था जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो हुकूमत की टीम जो थी सरफराज बुगटी साहब की और अनवार काकड़ साहब की, वो आए हुए थे। तो जब हम बैठे तो कुछ देर तो आपस में आधा पौना घंटा वहाँ पर गुफ्तगू रही, मौलाना साहब ने की, सब बातें उन्होंने की। और मैंने उसमें एक ही लफ्ज़ कहा, मैं कहा जी तरामीम उजलत में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो अलहदा कमरे में चले गए, तकरीबन 1 घंटा उन्होंने गुफ्तगू की। आपके साथ? नहीं, उनके साथ साहब और जो टीम आई थी, बुगटी साहब और काकड़ साहब। और वो जब चले गए तो फिर हमारी मैं और मिफ्ताह इस्माइल साहब थे, हमारी मुलाकात हुई मौलाना साहब से अपने मामलात पर जो हम डिस्कस करना चाहते थे। तो आपका क्या सेंस था शाहिद साहब? आप ज़ाहिर सियासत में आपको एक तवील अरसा हो गया है, वजारत उज़्मा भी आपने देखी है, वजारतें देखी हैं, हुकूमत तो आप कहते रहे कि अब डिस्क्रेडिट हो चुकी है और हमारे यहाँ जिस तरह निज़ाम चल रहा है ये निज़ाम चल नहीं सकता, लेकिन मौलाना साहब की पॉलिटिकल मूव से आपने क्या सेंस लिया? देखिए, ये हुकूमत तो डिस्क्रेडिट हो चुकी है और जिस तरह से वो आइनी तरमीम करना चाहते हैं तो वो अपने एलाइज को भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और मौलाना साहब तो अपोजिशन में है। यहाँ सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि आज तरमीम का दारोमदार एक अपोजिशन की पार्टी के वोट पे है। तो मौलाना साहब इस हवाले से मेरी नज़र में मुश्किल में है। हालांकि वो ख़ुद बड़े रास्ता भी उनको वाज़ेह है और उनका तरीका भी वाज़ेह है। मुश्किल इसलिए है कि तरमीम पास हो जाती है, सब कुछ मौलाना साहब के खाते में पड़ जाएगा कि ये तरमीम मौलाना साहब ने की है, हालांकि उनके 9 वोट हैं, बड़ा काम, लेकिन नहीं काम के हैं। तो इसीलिए तारीख ये कहेगी कि ये तरमीम मौलाना साहब ने की है, ये ना करते तो कभी ना होती। जिस तरह एक तासुर है कि 2019 की जो तोसी थी बाजवा साहब की एक्सटेंशन जो थी मुलाजमत में, वो नून लीग ने की, किसी और सारी जमातों ने वोट दिया लेकिन खाता नून लीग का है। ऐसा हुआ भी है? नहीं, नून लीग ना भी वोट देती है एक्सटेंशन हो जाती। लेकिन नून लीग तो गारंटियां मांग रही थी अपने लोगों से कि मेक श्योर करें कि ये वोट डालना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, वो नून लीग के खाते में पड़ गया, हालांकि कोई गारंटी की जरूरत नहीं थी। नून लीग की एक 0 वोट के साथ भी तरमीम वो पास हो जाता कानून। लेकिन फिर भी क्यों की? जी, फिर भी क्यों की नून लीग ने? नहीं, नून लीग का फैसला था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबने वोट दिया लेकिन खाता नून लीग का है। ठीक, आज भी तरमीम में सारे वोट देंगे तारीख मौलाना साहब को। इसलिए मौलाना साहब मेरी नज़र में किसी ऐसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो। ये मेरी राय है। किसी दबाव का जिक्र किया मौलाना साहब ने? क्योंकि खबर ये भी चलती रही कि उन पर कुछ
किसी बरादर मुल्क से जो है वो नहीं, कोई दरख्वास्त की गई है? ऐसी कोई चीज़ आपने ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं? ये हुकूमत की गलती है कि जिस तरह हैंडल की गई ये तरमीम, कि आज तक मुसवदा किसी के पास नहीं है। मैंने वफाकी वज़रा से भी बात की है, मैंने कौमी असम्बली के मेम्बरान से भी बात की है, जो कमेटी थी उसके मेम्बरान से बात की है, अपोजिशन के मेम्बरान से बात की है, किसी को इल्म नहीं है तरमीम है क्या। मियाँ साहब की मुलाकात क्यों नहीं हो सकी मौलाना फजल रहमान साहब से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मियाँ साहब इस मामले का हिस्सा थे कि तरमीम के मामले में नंबर 2 पूरे करें। ये उनकी हुकूमत है, हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म काम कर रहे हैं तो वही पूरा करते हैं। लेकिन ये मौलाना साहब के साथ उनकी मुलाकात ना होना, आपकी भी हुई है, अनवार काकड़ साहब की भी हुई है, वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, उनसे भी मिल लेते। नहीं, देखिए ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म का खेल नहीं था, ये हम तो किसी और मामले में मिलना चाहते थे। तो मौलाना साहब का अभी आ जाए, गुफ्तगू हो जाएगी। अनवार काकड़ साहब और वो हुकूमत से भेजे गए थे, तो ये मियाँ साहब ने शायद मुनासिब समझा कि ठीक है हुकूमत बात कर रही है, हुकूमत तय कर ले मामला। अनवार काकड़ साहब हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे थे? जी, अनवार काकड़ साहब हुकूमत की तरफ से आए थे। तो हुकूमत का तो अपना वफ्द मौलाना साहब से सारे मिल रहे हैं, वज़ीर मिल रहे हैं, वो लोग भी मिले हैं और लोग भी मिले हैं। हर एक अपना एक असर होता है, क्योंकि बलोचिस्तान से हैं, उनके ताल्लुक़ हैं मौलाना साहब से। मियाँ साहब की पार्टी, उन्हीं की पार्टी की हुकूमत किस नहज पर आ गए मामलात के, खुद मियाँ साहब को भी नहीं पता क्या हो रहा है। और एक खबर ये भी चली कि शायद मौलाना साहब ने मियाँ साहब को बताया कि ड्राफ्ट जो है वो तैयारी ठीक नहीं। जी, ये और मियाँ साहब को तहफ़्फ़ुज़ात होने भी चाहिए। अगर मियाँ साहब को नहीं है तो मुझे ज़्यादा तशवीश होगी और इस बात पर यकीन करना भी मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि वो पुराने सियासतदान हैं, वो जानते हैं कि एक तो इस बात को छोड़ दें कि तरमीम है क्या, जिस तरीके से वो तरमीम की जा रही है, प्रोसीजर वो सारे मामले को मशकूक कर रहे हैं। देखिए आइन बड़ी मुश्किल से बनते हैं। आप इस किस्म की उल्टी सीधी तरामीम रात के अंधेरे में करके आप निज़ाम को तबाह कर देंगे। इस बात का एहसास होना चाहिए हुकूमती बेंचेस को, कर क्या रहे हैं। और मैं इसीलिए हैरान हूँ कि पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। अगर पीपल पार्टी इसका हिस्सा बन जाए तो क्या तारीख उनको माफ़ करेगी? चले, हो सकता है PMLN की कोई मजबूरी हो। ये सारी बात जो है ना, इसका जी सारी बात जाती है फरवरी 8 के इलेक्शन पे, जब हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो, उसका हक आइनी तरामीम करने का, लेजिस्लेशन करने का नहीं रहता। आज यही कैफियत है मुल्क की। ये बताइएगा कि 1997 में सीनियरिटी का जब उसूल था तो उस वक्त जो है मतलब ज़ाहिर सजाद अली शाह साहब का वो टाइम था, उनको निकलवाया गया और आज अब पैनल की बात हो रही है। उस वक्त कुछ और बात हो रही थी सीनियरिटी के उसूल की बुनियाद पर। मौजूदा हालात में आपको क्या लगता है, एक तो ज़ाहिर आपकी तरमीम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है कि किस तरह पास करवाने की कोशिश की जा रही थी, अदालत के अंदर स्ट्रॉन्ग जो है वो एक रिफ्ट दिखाई दे रही है, तकसीम दिखाई दे रही है, और इस तरह की कानून साजी उसको और बढ़ावा दे रही है जब वकला तहरीक कहती है कि हम भी बाहर निकलने वाले हैं एहतजाज करने। जी बिल्कुल, क्योंकि एक बात आज इस पाकिस्तान के हर बच्चे को वाज़ेह है, इन सारी तरमीम का एक मकसद है, वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनको मैं नहीं जानता कौन है, मेरे कोई उनसे वास्ता नहीं है, वो चीफ जस्टिस ना बनने चाहें, बन सकें जब काजी फैज़ी से सब चले जाएं। क्यों ना बन सकें इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तान का हर बच्चा कह रहा है कि इस सारी तरामीम का एक मकसद है। और उसके अंदर आपने ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं। आर्टिकल 8 को आप छेड़ना चाहते हैं, आर्टिकल 199 को छेड़ना चाहते हैं, आप नया कोड बनाना चाहते हैं। ये इतनी बड़ी तरामीम तो जो फंडामेंटली जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को इफेक्ट करती हैं, वो 18वीं तरमीम में नहीं थी जितनी इन तरामीम ने। अब ये मसवदा है नहीं तो मैं कुछ कह नहीं सकता कि क्या तरामीम थी, लेकिन जो लोग बात बताते हैं वो ये थी कि बड़ी ख़तरनाक तरामीम है। कल हमारे प्रोग्राम में असद कैसर साहब ने कहा कि कोई 56 के करीब तरामीम जो हैं वो ये लेकर आ रहे थे। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बातें चलती रही, लेकिन ज़ाहिर है वो अपोजिशन में है, उनको भी कुछ ना कुछ शेयर किया गया होगा उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि 56 के करीब तरामीम जो है वो लेकर आ रहे थे। अभी तो किसी को एग्जैक्ट ये भी नहीं पता कि वो कितनी थी। ये 56 शिकें होंगी, 56 आर्टिकल तो नहीं टच हो सकते, शिकें उसकी जो है वो मुख्तलिफ, वो एक लफ्ज़ भी एक शिक बन जाती है। अब आप अमली तौर पर मियाँ साहब दिख रहा है हमें बैक सीट पे चले गए। आप तो खैर उनमें से जो बहुत पहले उन्हें शायद गालिबन ये पैगाम दे के आ गए थे कि जिस डगर पर हम चल रहे हैं ना वहाँ पार्टी बचेगी और ना ही हुकूमती मामलात हम चला सकेंगे।
नून लीग के कुछ रहनुमाओं का ख्याल भी है कि वो नाराज़ हैं। तो क्या अब ज़रा इसमें मुझे बड़ा कैंडिड सा रिस्पॉन्स आपका चाहिए, ओपननेस इसके अंदर चाहिए कि क्या PMLN ये अपना लास्ट राउंड खेल रही है पॉलिटिक्स का? देखिए, मैं लास्ट राउंड की डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। जमातें अपने तकदीर के फैसले खुद करती हैं। जब आप असूल से हट जाएंगे, PMLN ने एक नैरेटिव दिया, उसका नाम था वोट को इज्जत दो, उसको अवाम ने कबूल किया और बहुत पजराई हुई। मैं ये समझता हूँ जो गुजरांवाला का जलसा था, उस वक्त तक मियाँ साहब 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म रह चुके थे, लेकिन वो उनकी जो सियासी उनकी जो तारीख है मियाँ साहब की, उसका हाईएस्ट पॉइंट था। जब उन्होंने वो नैरेटिव छोड़ दिया तो अवाम ने नून लीग को भी छोड़ दिया और वोट नहीं मिला। ये इलेक्शन ने साबित कर दिया। अब मियाँ साहब के पास नाराज़गी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये जमात उनकी है और सदर जमात के, वज़ीर-ए-आज़म उनके ताबे हैं, वज़ीर आला उनके ताबे हैं, वज़ीर उनके ताबे हैं। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि उनकी मर्ज़ी के बगैर तरमीम हो रही हो। तो इसलिए मैं उनसे तवक्को रखता हूँ कि कम से कम इस मामले को दुरुस्त करेंगे, तरमीम अवाम के सामने रखी जाएँ। हुकूमत तो आप समझते हैं कि मियाँ साहब के इल्म में होंगी सारी तरमीम? जी बिल्कुल होनी चाहिए। तो फिर जिस पार्टी के सदर हैं, जिस तरीके से ये पास हो रही थी, फिर तो ये बड़ा गलत। जी मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये मुझे तशवीश इस बात की है कि अगर मियाँ साहब भी इस मामले को नहीं रोक सके तो फिर कैसे हो सकता है। अब आप ये देख लें कि पूरा दिन तरामीम ही बदलती रही है, तरामीम में तरमीम होती रही है, सारा दिन रात गए तक कोशिश होती रही, इसको राज़ी कर लें, उसको राज़ी कर लें, मौलाना साहब ने ये कह दिया, फलाना ने ये कह दिया। भाई आप तरमीम का मसवदा बनाएं, जो आप तरमीम करना चाहते हैं अवाम के सामने रखें। इसमें मगर ये होगा क्या? क्योंकि जो आपकी गुफ्तगू से मेरा इंप्रेशन है वो ये है कि मौलाना साहब अगर सपोर्ट देते हैं ऐसी किसी तरमीम को जो इस वक्त मीडिया में डिबेट हो रही है, तो ये पॉलिटिकल डिज़ास्टर होगा उनके लिए कि जिस तरह आपने हवाला भी दिया कि नून लीग के ऊपर ये गया कि एक्सटेंशन दी, तो ये उनके ऊपर चला जाएगा कि उन्होंने इन तरमीम में उनके वोट की वजह से ये तरमीम हो गई। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि शायद वो इन तरमीम को एज इट इज़ कबूल करने को तो तैयार बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अगर अक्टूबर तक मामला चला गया तो इलेक्शन ऑडिट होगा और हमें बाहर कर दिया जाएगा, तो आने वाले जज साहब जो हैं उनसे तो वो खौफज़दा हैं। तो ये कह रहा हूँ ना, ये सारी तरमीम के पीछे ये खौफ है कि जो जज आएंगे वो हमें फारिग कर देंगे। तो आप खौफ से तरमीम नहीं कर सकते। तरमीम जो है इसको अवाम के सामने रखने की ज़रूरत है कि ये हम तरमीम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। उसके बाद एक पब्लिक डिबेट होगी, ओपिनियन लिखे जाएंगे, टीवी पर बात होगी। मिस हैंडलिंग की वजह से शहबाज हुकूमत खतरे में? सर मिस हैंडलिंग नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा जुर्म है कि आप जो मैंडेट भी जिनका मशकूक हो वो आइन में इतनी बुनियादी तरामीम कर रहे हैं और रात के अंधेरे में करवाना चाहते हैं, उजरत में करवाना चाहते हैं, अवाम को दिखाना नहीं चाहते। आप क्या कर रहे हैं तो इस मुल्क के साथ। तो आज तरमीम जो भी हो, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने तरमीम अवाम के सामने रखनी है, उस पर पब्लिक डिबेट होगी, कई महीने लगें, फिर पार्लियामान में डिबेट हो, उसमें मौलाना साहब को भी फैसला करने में आसानी होगी। सर लेकिन जो तरमीम की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से पेश की गई हैं, इस गलती के ऊपर शहबाज हुकूमत इज इन डेंजर। डेंजर उस हुकूमत को होता है जिसके पास मैंडेट हो। मैंडेट नहीं है तो डेंजर क्या है? फिर तो वो मैंडेट नहीं है, वो किराए के मैंडेट पे बैठे हुए हैं, तो किराए का मैंडेट जिस दिन गिरा तो ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन अदालतों ने खोल दिए हल्के तो अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी। सो पार्टी अब आप देख लेना, आज नहीं हो रही तरमीम, 2/3 अपोजिशन की वजह से तरमीम होगी अगर हुई। कल भी मौलाना साहब, अब उस तरमीम में एक शिक डाली जा रही है कि मेंबर जो है वो अपनी जमात से हट कर वोट दे सकता है। यानी आप उस बुनियादी असूल की जिस पर ये तमाम जमातें खड़ी रही हैं, फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती, जिसकी तौसीक कर दी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, पूरा निज़ाम दे दिया। अब आप कहते हैं नहीं, वो वोट देता है, उसके बाद जो उसके साथ होता है वो ठीक है। शाह साहब, आपका सियासी तज्ज़िया क्या है? क्या मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी, PTI और JUIF अलाइंस बन सकता है? देखिए, सियासत में हर अलाइंस बन जाते हैं, लेकिन ये अलाइंस जो है ना, जो एक मुल्क के आइन को इस तरह तबाह करे, मुल्क के निज़ाम को तबाह करे, आप अदल का निज़ाम ख़त्म हो जाएगा इन तरामीम से। मैं आपको बता दूँ, जो आपने हालत सेनेट की देखी है ना इस मुल्क में, आज सेनेट में कौन लोग बैठे हैं, यही हालत जुडिशरी की होगी।
उसी किस्म के लोग जुडिशरी में बैठे होंगे और चीफ जस्टिस बने होंगे। इसलिए अलायंस आप बेशक बाद में अगर आपका कोई मुश्तरका बात है, अलायंस जनरली ये कोलेशन गवर्नमेंट बनाने के लिए होते हैं। इस मौके पे जिस तरह ये साथ हुए आगे हुकूमत में भी हो सकता है। नहीं, मौलाना साहब की बात बाकी मानदा जो टाइम है उसके अंदर जो रिमेनिंग अब टाइम है, ये तीनों पार्टियां पीपल्स पार्टी, JUIF और PTI को इन हाउस तब्दीली का फॉर्मूला भी बन सकता है। नहीं, पीपल्स पार्टी, JUIF और PTI नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि PTI इस गेम में हिस्सा है। वो तो आज भी वोट भी नहीं दे रहे ना। अगर वो, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, कोई अलायंस नहीं बन सकता। सर फ्यूचर कोई भी अलायंस बन सकता है, कोई भी अलायंस बन सकता है। ठीक, थैंक यू सो मच। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ मजीद इशूज़ डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, सियासत में बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे, नशेब व फराज देखे होंगे, चीज़ें देखी होंगी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इतवार को रात 12 बजे जो इस इजलास का हुआ है और इसको लटकाया गया, फिर मुलतवी किया गया और अभी तक इसका कुछ नहीं पता, ये भी सब कुछ कभी देखा आप? जी, अंग्रेजी में एक लफ्ज़ है ब्रिंकमैनशिप, तो वही हमने कल देखी है कि तमाम जो जमातें इस सारे खेल में थी शामिल, वो ब्रिंक का मतलब है आखिरी हद तक जाना और फिर उससे वापस हटना। तो वो ब्रिंकमैनशिप की गेम थी जिसमें फिर आखिर में यही नतीजा आया कि इसको मौखर करने का फैसला कर दिया गया। लेकिन यहाँ हुकूमत की अपनी हिकमत अमली थी, अपोजिशन से ज़्यादा तो आई थिंक हुकूमत को अपनी जो अगर इस अमेंडमेंट को दोबारा लेकर आना है तो जो अपना सियासी मैनेजमेंट है और मुशावरत है उसको तेज़ तर करना होगा आने वाले दिनों में। मियाँ साहब क्यों नाराज़ होकर गए वापस? नहीं, मियाँ साहब जो बेहतर तो यह है कि उनके कोई तर्जुमान इस पर बात करें, लेकिन जो पार्टी तक बात यही आई है कि उनको ये इम्प्रेशन दिया गया था आज से 4 दिन पहले कि मामलात जो हैं वो बिल्कुल कंट्रोल में है और ये बड़ा स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा। तो कल जब वो पहुंचे और उन्हें मालूम हुआ कि अभी भी इसमें कुछ रुकावटें आ रही हैं और मौलाना फजल रहमान ने अभी तक फाइनल नोड नहीं दिया, तो जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने ये फैसला किया कि वो वापस मुड़ जाएंगे और इसीलिए अभी जो आने वाले दिन हैं ये इनमें हुकूमत को बहुत एक फरासत से और हिकमत अमली से चलकर इस सारे मामले को अब निपटाना है। खुद नून लीग के अंदर भी इन तरमीम पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ड्राफ्ट पर? जी नहीं, देखिए नून लीग ने इस सारी जो पाकिस्तान की जमहूरियत के सारे नशेब व फराज भी जिस तरह आपने कहा देखे हैं, हमने इसके धक्के और ज़ख्म भी खाए हैं, तो आपके नाजरीन तक ये ज़रूर ये बात पहुंचनी चाहिए कि ये मामला ये नहीं है कि हुकूमत के पास 222 लोग हैं या कितने लोग हैं और कितने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। असल में तो हकीकत ये है कि मुल्क की सिमत का तयन करने की कशमकश हो रही है और वो 3 इदारों के दरमियान हो रही है, पार्लियामान, अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान। कि आइन हम सब समझते हैं कि सुप्रीम है, लेकिन आइन के तहत पार्लियामान को ही बालादस्त होना है क्योंकि उसको पाकिस्तान के अवाम की बराह रास्त दी हुई ताकत और साख मुहैया होती है। अगर कल ये फैसला खुर्रम साहब, अगर कल का जो कुछ रात को हुआ, जिस तरह आपने कहा कि लास्ट मोमेंट पर फिर सब पीछे हो गए आखिरी लम्हे में, अगर ये कहा जाए कि इस सारे खेल को कल रात किसी ने पलटा है, तो क्या ये गलत होगा कि वो मौलाना फजल रहमान है? जी नहीं, मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल में हम सबको ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए पाकिस्तान में, चूँकि हम पिछले PTI के दौर में तो चूँकि एक सर्विंग अफसर के ज़रिए पार्लियामान को चलाया जाता था, तो अब हमें
पार्लियामान के जो उतार चढ़ाव हैं हमें उसका अब आदत होनी चाहिए कि इस तरह के मामला तो उठते हैं जिसमें पार्टियां आखिरी हद तक जाती हैं, और इसीलिए ये लेजिस्लेशन जो है वो इसके मतन से ज़्यादा जिस कश्मकश का मैंने जिक्र किया है और बालादस्ती का जिक्र किया है वो इस सामने है। तो इसमें अगर तो ये जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने सपोर्ट नहीं दी, अदरवाइज नंबर गेम ठीक था हमारा, तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब? जी, वो कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो सामने तो यही नजर आया है कि इसका जो मुसवदा था जिसमें बार बार मुख्तलिफ जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर तब्दीली की गई थी, वो मुसवदा चूंकि वक्त पर हतमी नहीं हो सका, फाइनल नहीं हो सका, जिसकी वजह से फिर मौलाना ने भी एक बात की कि जी उनको तो मुसवदा अवेलेबल नहीं है और वो मुसवदा पढ़ना चाहते हैं जाए। और लेकिन खुर्रम साहब इतनी मिस्ट्री क्यों रही है? अमूमन तो कानून, इस तरह के कवानीन को बड़ा डिस्कस किया जाता है बहुत ज़्यादा डेप्थ में और कंसल्टेशन का एक प्रोसेस होता है। वज़ीर कानून कहते हैं मुझे मुसवदा अभी मिला, मौलाना साहब कहते हैं हमें जो है वो नहीं बताया गया था क्या है, आपकी पार्टीज़ कहती हैं कि हम बादलना ख्वास्ता, यानी जो अलाइज़ हैं वो कहते हैं हम बादलना ख्वास्ता इसको कबूल कर रहे हैं। फिर ऐसे वक्त में इतवार के रोज़ इजलास बुलाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि अब अगर ये पास भी हो जाए तो एक एम्बैरसमेंट का फैक्टर तो दैट इज़ वेरी मच देयर। नहीं, देखिए, जब पार्लियामेंट में ऐसी कानून साजी होती है तो आपको मालूम है कि चूंकि आइन ये कहता है कि एक बुनियादी मतलूबा तादाद है जो आपने हासिल करनी है, जो कि आम कानून साजी के से फ़र्क है। आम कानून साजी में जितने लोग ऐवान में अगर मौजूद हैं और ऐवान का कोरम पूरा है तो गालिबन आप समझें कि 50 लोग भी कानून बना सकते हैं, कम से कम अगर तादाद आप देखें। लेकिन यहाँ चूंकि आइन के तहत हमें तादाद पूरी करनी है, उस तादाद पूरी करने के लिए जो तमाम अरेंजमेंट्स होते हैं कि तमाम जमातों ने, मुस्लिम लीग नून ने भी जो हमारे अरकान मुल्क से बाहर थे उनको वापस बुलाया गया, इस बात को यकीनी बनाना कि उस दिन जिस दिन पेश हो कानून तो वो सब लोग वहाँ मौजूद हों। इसलिए उसके लिए वो एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जो की जाती है। इसीलिए कोशिश ये की कि अगर ये मामला इतवार तक भी जाता है तो हमें इसमें कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। देखिए, ये कानून साजी में या पार्लियामान में खुद साहब आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, आप बड़े मुदल्लिल अंदाज में, बड़ी दलील के साथ, बड़े एविडेंसेस के साथ, बड़े रेफरेंसेस के साथ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़ुबान आपका साथ मुकम्मल तौर पर नहीं दे रही। आपकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है जिस तरह आप तमतराक के साथ डिफेंस जो है वो तलाश करते थे। अर्जेंसी की क्या वजह है? क्या 25 अक्टूबर है अर्जेंसी की वजह? और साथ में हम पहले ज़रा मुझे इसकी रीज़न दीजिएगा। देखिए, ये अर्जेंसी जब एक मामला जिस पर बहुत अरसे से गुफ्तगू हो रही हो और जब वो जिसे कहते हैं कि राइप हो जाए, वो मामला हर लिहाज से उसके ऊपर, लेकिन कंसेंसस के तो बहुत सारे मरहले थे। मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कंसेंसस हासिल करना एक मरहला था, MQM के साथ हमारे दूसरे जो एलाइज हैं उनकी तरह, तो लिहाजा उन सब से कंसेंसस हासिल करके फिर इसको अपोजिशन की जो जमातें हैं जिनको हमने दावत दी मौलाना फजल रहमान को कि वो इसका हिस्सा बने, तो पूरी कोशिश थी कि अब वो तमाम जो उसके अरेंजमेंट्स थे वो कर लिए गए थे। लेकिन उसके बावजूद अगर ये कानून साजी होती है और इसके तहत एक सबक हम सबको मिलता है कि पार्लियामान का जो कानून साजी का इख्तियार है वो मुकम्मल तौर पर मौजूद है और उसको किसी भी तरह उस पर कदगन नहीं लगाई जा सकती। पार्लियामान दूसरे जो सतून है रियासत के, उनके बारे में कानून साजी करने में बिल्कुल खुद मुख्तार है। तो ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त होगी, क्योंकि 18वीं तरमीम जिसके वक्त मैं भी मौजूद था और मैंने उसके लिए वोट दिया था, उसके बाद हमें जिस किस्म का अदलिया की तरफ से एक लैश बैक आया जिसके नतीजे में फिर 19वीं तरमीम हम सबको करना पड़ी, वो भी उस वक्त भी बादिल नाख्वास्ता ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो तरमीम पास की गई। लेकिन अगर उसका सबक ये है कि अब वक्त आ गया है कि 14 साल के बाद उसको भी दुरुस्त किया जाए और ये जो
अदलिया के मामलात हैं, उनकी जजेस की तैनाती में जो शफाफियत लेकर आनी है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको ज़्यादा पार्लियामेंट ने निगरानी करनी है। ये सारे इशूज जो हैं वो इस वक्त इस आईनी तरमीम के साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम साहब, ये बताइएगा कि 97 में आप लोगों का ये केस था कि सीनियरिटी जो है वो होनी चाहिए। आज आप पैनल डिमांड कर रहे हैं, तो क्या हमारे यहाँ जो ये कहा जाता है कि कानून मोम की नाक है, वक्त ज़रूरत इसको इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या आज क्योंकि वक्त की ज़रूरत है इस वजह से इस ऑप्शन के ऊपर जा रहे हैं? और साथ में पीटीआई का कहना ये है कि अगर ये तरमीम पे हमसे कंसल्टेशन प्रॉपर तरीके से ना की गई तो हम वकला के साथ मिलकर ऐसी तहरीक चलाएंगे कि ये हुकूमत अक्टूबर नवंबर में जो है वो घर चली जाएगी। अब ये बात वाजे हो गई है 1997 से लेकर अब तक कि 40 साल हो जाएंगे जिससे कि ये जो सारा मामला है अदलिया पाकिस्तान के अवाम को जो उसका काम है उसमें डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। लेकिन 2010 में भी तो पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की बात की थी, उस वक्त आप लोगों ने की, फिर अदालतों से भी जो बात सामने आई उससे ही पता चला कि ये नहीं हो सकता, तो 2010 में भी आप लोगों ने मुखालफत की थी। आज आपको सूट कर रही है तो इस वजह से आपको जो है शायद इसकी जरूरत पड़ जाए। देखिए, आइन एक जिंदा दस्तावेज है, उसको आप मुंजमद नहीं कर सकते। अब ये बात वाजे है, इतनी उतार चढ़ाव खासतौर पे 2008-9 के बाद और फिर पिछले जो हमने 4 सालों में मामला देखे हैं कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो अज खुद उसके अंदर से इस्लाह नहीं निकल गई, जिसका नतीजा पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ की सूरत में पहुंचे, जिसका नतीजा फैसलों की शफाफियत में पहुंचे, जिसका नतीजा फैसलों की आइन के साथ जो फाइडेलिटी है उसके लिए पहुंचे। तो लिहाजा अब जबकि वाजे हो गया है हमें इन इतने सालों के बाद, तो फिर पार्लियामान का फर्ज है बतौर एक अवाम के नुमाइंदा होने के कि वो अदलिया के मामलात को भी देखें और उनकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए ऐसे कवानीन बनाए जिसके नतीजे में ये भी एक देखिए कोशिश होती है, हर जो कानून बनता है वो एक कोशिश होती है मामलात को बेहतर करने की। वहां तो परफॉर्मेंस पर बहुत गंभीर सवालात है, इसीलिए जो रेटिंग है जितनी भी उसकी वैल्यू है कि वो जो पाकिस्तान के अदलिया की जो बैनुल-अक़वामी तौर पर कहा जाता है कि बहुत ही एक मयार से कम रेटिंग आती है हर दफा। लेकिन सर टाइमिंग के ऊपर बहुत एतराज हो रहा है ना कि ये टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो टाइमिंग अहम है और टाइमिंग होती है अहम सियासत में। और तो क्या उसकी वजह बुनियादी तौर पर यही है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर तब्दीली होगी अक्टूबर में तो यहाँ पर हुकूमत को भी जो है ऑडिट के जरिए बाहर कर दिया जाएगा, ये कंसर्न है आप लोगों के? नहीं, मैं नहीं समझता। मेरे ख्याल में तो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो भी बड़े मंजे हुए और बल्कि बड़े अमलियत पसंद, जद्दत पसंद, जब वो हाई कोर्ट लाहौर के सरबराह थे तो वो उनकी इंटेग्रिटी में कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर उठेगा मामला कि क्या अदलिया ने जो पिछले 2 साल में फैसले किए हैं, चाहे मैं याद करा दूं कि 63A की जो रीडेफिनेशन की गई आज से 2 साल पहले, ज़्यादा देर नहीं हुई, उसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया। पंजाब हुकूमत गई आपकी उसकी वजह से, रीराइट किया गया 63 रीराइट किया गया और उन्होंने फिर तौजीह दी बाकायदा उस वक्त चीफ जस्टिस ने कि अगर जजेस जो हैं वो अपना जहन तब्दील करना चाहते हैं तो उनको ये इजाजत होनी चाहिए। भाई आपका जहन तब्दील करने में 12 करोड़ अवाम की हुकूमत चली गई, ये मजाक तो नहीं है ना। इसी तरह जो है अभी हमने जो रिजर्व सीट्स का मामला देखा है, आप देखिए शॉर्ट ऑर्डर में आइन की किसी शिक का जिक्र नहीं है और अभी जो उसकी वजाहत दी गई 2 दिन पहले उसमें हम सबके लिए लम्हा शुक्रिया है कि जो वाहिद तौजीह पेश की गई वो ये था कि जी आज के हालात ऐसे हैं डी फैक्टो, चूंकि हालात हैं तो लिहाजा कानून जो भी कहता हो डी जोरे, ये लफ्ज इस्तेमाल किए गए वजाहत में, तो लिहाजा हुकूमत भी आई थिंक वाजे अब हो रहा है कि हुकूमत भी डी फैक्टो हालात को देखकर, क्योंकि वहां से इस किस्म के फैसले और वजाहतें आ रही हैं, तो हुकूमत ने भी अपने कुछ फैसले उस बुनियाद पर करने। ठीक, अब मुझे ये बताएं कि ये इस सारे प्रोसेस पे ये जो तरमीम आप कर रहे हैं, जो एक डिटेल जजमेंट, ये जो सुप्रीम कोर्ट की फैसले की वजाहत आई है,
41 अरकान को जो आज़ाद करार दिया, आज़ाद अरकान को PTI का करार दिया है, तो इस तरमीम से उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं, उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। और जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है अब 10 हफ्ते होने वाले हैं, जब तक वो अपना तफसीली ऑर्डर नहीं इशू करते तब तक तो उस शॉर्ट ऑर्डर के ऊपर सवालात खड़े रहेंगे। लेकिन ये जो इस सारे प्रोसेस को जिस तरीके से एक्सरसाइज करने की कोशिश की गई है, क्या ये पॉलिटिकल डिफीट है, सियासी तौर पर नाकामी है? जी नहीं, एक आर्जी धचका जरूर है, लेकिन इसको अगर जैसे कि मुझे तवक्को है कि शहबाज शरीफ साहब, उनके वज़रा जो हैं वो मिलकर इस पर बैठे होंगे, आज भी बैठेंगे, और इसको अगर वो कुछ फरासत से, और 2 चीजें चाहिए, फरासत और मेहनत, उससे करेंगे तो ये मामला बहुत खुश तो मेहनत उस तरह नहीं की गई। जी नहीं, देखिए जिस किस्म की मुस्तकिल मुशावरत करनी है वो उसमें जरूर मुझे यूं लगता है कि एक कमी रह गई है, तो उस कमी को दूर किया जा सकता है मजीद मेहनत। थैंक यू सो मच। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। खुर्रम साहब कह के मियाँ साहब जो है वो यकीनी तौर पर इस सारे प्रोसेस पर कुछ नाला हैं, और हिकमत अमली सियासी तौर पर जो है वो वीक रही है, कमज़ोर रही है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।